गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी डिक्टेशन रेगुलर वे में लिखें और साथ ही साथ उसे पीडीएफ से चेक करें और आउटलाइन की भी प्रैक्टिस डेली करें। नाउ डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद, जो कि मिक्स डिक्टेशन है। 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से बोला जाएगा। 10 मिनट का डिक्टेशन होगा, तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर लिखें। और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। ना डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में भी बच्चों पर टीके के परीक्षण का काम शुरू हो गया है। इसमें 2 से 18 साल तक के बच्चों पर स्वदेशी टीके वैक्सीन का परीक्षण होगा। इससे पहले पटना के एम्स में यह परीक्षण शुरू हो चुका है। दवा कंपनी जायडस कैडिला भी अपने स्वदेशी टीके का तीसरे चरण का परीक्षण पूरा कर चुकी है। इसमें बड़ों के साथ ही 12 से 18 साल के बच्चों को भी शामिल किया गया था। इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा कि बच्चों पर महामारी का खतरा कहीं ज़्यादा बड़ा है। इसीलिए टीके बनाने के लिए कंपनियां युद्ध स्तर पर जुटी हैं। महामारी से बचाव के लिए देश में टीकाकरण चल ही रहा है। पहले चरण में चिकित्सा कर्मियों और अन्य कर्मियों जैसे पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों को इसमें शामिल किया गया था। फिर 60 साल से ऊपर वालों को इसमें जोड़ा गया और उसके बाद 45 से 60 साल के लोग इस अभियान में शामिल किए गए। 1 मई से 18 से 45 साल वालों को भी इस अभियान का हिस्सा बनाया जा चुका है। लेकिन एक बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण वर्ग बच्चों का बचा है। इसीलिए बच्चों के टीकाकरण का काम उतना ही महत्वपूर्ण और ज़रूरी है जितना दूसरे आयु वर्ग वालों का। दूसरी लहर में जैसी तबाही हुई, उसका सबक यही है कि पूरी आबादी को टीका जल्द से जल्द लग जाए। इस बात पर लगातार गौर करने की ज़रूरत है कि दूसरी लहर में रोज़ाना संक्रमण और मौतों के आंकड़ों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। महामारी का खतरा अभी जस का तस है। फिलहाल बस संक्रमण की दर ही घटी है। दूसरी लहर में भी बच्चों के काफ़ी मामले देखने को मिले, लेकिन गंभीर स्थिति वाले मामलों की संख्या कम रही। फिर देसी विदेशी विशेषज्ञों ने यह कहकर चिंता बढ़ा दी कि अक्टूबर नवंबर तक तीसरी लहर भी आ सकती है और यह बच्चों के लिए खतरनाक होगी। जाहिर है बच्चों को बचाना अब पहली प्राथमिकता हो गई है। इसलिए ज़्यादातर राज्यों ने अभी भी ऐसे इंतज़ाम शुरू कर दिए हैं कि अगर तीसरी लहर में बच्चे संक्रमण की चपेट में आते हैं तो उन्हें तत्काल इलाज मिल सके। पैराचेंज। बच्चों का मामला ज़्यादा ही संवेदनशील है। 2 से 6 साल तक के बच्चे तो अपनी तकलीफ बयां भी नहीं कर पाते। परीक्षणों और इलाज की जटिल प्रक्रियाओं के दौर से गुजरना बच्चों के लिए कितना पीड़ादायक होता होगा, यह कल्पना से परे है। बच्चों पर महामारी का खतरा इसलिए भी बना हुआ है कि अगर घर में किसी एक या उससे ज़्यादा सदस्य संक्रमण से ग्रस्त हो जाए तो बच्चों को इसकी जद में आते देर नहीं लगती। दूसरी लहर में ऐसे मामले देखे भी गए। जाहिर है अगर बच्चों को टीका लगा होता तो काफ़ी हद तक बचाव रहेगा, लेकिन यहाँ पर भी एक मुश्किल यह है कि भारत अभी टीकों की कमी से जूझ रहा है। कंपनियां एकदम से मांग पूरी कर
पाने की स्थिति में है नहीं। फिर जैसे बड़ों के लिए प्राथमिकता समूह तय किए गए, उस तरह बच्चों में तो कोई समूह नहीं बनाया जा सकता। 12 से 18 साल के किशोरों की संख्या 14 से 15 करोड़ के बीच बैठती है, यानी बच्चों के लिए अलग से 30 करोड़ टीके और चाहिए। इसलिए 2 से 18 साल के बच्चों के लिए पर्याप्त टीकों का उत्पादन जरूरी है, वरना टीके के लिए लोग आज जैसे धक्का खा रहे हैं, तब लोग अपने बच्चों को लेकर परेशान होते दिखेंगे। पैराचेन अपने घरों में पृथकवास आइसोलेशन में रह रहे कोरोना संक्रमित लोगों के लिए हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग ने जो किट उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है, उसका क्रियान्वयन जितना शीघ्र संभव हो सके यह सुनिश्चित करना चाहिए। यह निर्णय तो प्रदेश सरकार को बहुत पहले क्रियान्वित कर देना चाहिए था, फिर भी विलंब से ही सही अब इसकी तत्काल व्यवस्था कर दी जानी चाहिए। यदि पहले सरकार इस तरफ ध्यान देती तो अस्पतालों पर इतना बोझ न पड़ता, लोगों को बेड और ऑक्सीजन मिलने में सुविधा होती। इस किट में बचाव के लिए तमाम एलोपैथिक और आयुर्वेदिक औषधियों के साथ साथ ऑक्सीमीटर, डिजिटल थर्मामीटर, भाप लेने वाला उपकरण भी होंगे। इन उपकरणों से संक्रमित व्यक्ति स्वयं यह जानकारी हासिल कर लेगा कि उसकी स्थिति कैसी है। विचारणीय है कि प्रदेश में इस समय लगभग 1 लाख संक्रमित अपने घरों पर रहकर ही स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। लगभग 5,000 रुपए के मूल्य वाली यह किट सबको निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन प्रश्न यह है कि यह किट उपलब्ध कब कराई जाएगी। चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार संक्रमित होने के 3 दिन के भीतर यदि रोगी की चिकित्सा आरंभ कर दी जाए तो वह शीघ्र हो संक्रमण से मुक्त हो जाता है। दिक्कत यह है कि आरंभिक दौर में जब हल्के लक्षण होते हैं तो व्यक्ति इसे सामान्य खांसी, जुकाम, बुखार समझता है। 3-4 दिन बाद वह जांच कराता है। रिपोर्ट आने में 4-5 दिन लग जाते हैं और तब तक संक्रमण गंभीर हो चुका होता है और संक्रमित व्यक्ति को अस्पताल ले जाना व्यवस्था होती है। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग को इस पर विचार करना होगा। लोगों को बताना होगा कि जैसे ही हल्के लक्षण भी दिखे तो जानकारी दें। चिकित्सा कर्मी संक्रमित व्यक्ति का उसके घर पहुंचकर जांच के लिए सैंपल ले और उसे किट देकर दवा तुरंत शुरू करने को कहें। सैंपल आने के बाद यदि व्यक्ति संक्रमित निकलता है तो दवाओं में स्थिति के अनुसार परिवर्तन कर दें और समय समय पर फोन से उनको आवश्यक दिशा निर्देश भी देते रहें, उनका हाल चाल लेते रहें। पैराचेंज 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम नए सिरे से यह संकेत देने वाले रहे कि कांग्रेस मुक्त भारत के हालात बन रहे हैं, लेकिन आज देश की जनता की सबसे बड़ी मांग कोरोना मुक्त भारत की है। लोग फिलहाल केंद्र और राज्य सरकारों के साथ साथ समूचे राजनीतिक वर्ग से यह चाहते हैं कि वे दलगत भावना और वैचारिक आग्रह से ऊपर उठकर काम करें। यह मांग इस कारण से बहुत स्वाभाविक है कि देश विभाजन के बाद अपने सबसे मुश्किल दौर से जूझ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की दूसरी लहर को उचित ही तूफान की संज्ञा दी। यह सच में एक तूफान ही है जो लोगों की जान पर आफत बनकर टूटा है। तमाम परिवारों ने अस्पतालों में बेड या ऑक्सीजन न मिलने और कई मामलों में उपचार के अभाव में अपने प्रियजनों को खो दिया।
इससे आक्रोश उत्पन्न तो रहा है। कोरोना संकट लोगों के स्वास्थ्य पर आघात करने के साथ ही आर्थिक दुष्प्रभाव पैदा कर रहा है, जिसके सामाजिक एवं राजनीतिक परिणाम भी सामने आ सकते हैं। इन दुष्प्रभावों को दुनिया भी देख रही है। पैराचेंज नंदीग्राम की हार भले ही ममता बनर्जी के लिए व्यक्तिगत शर्मिंदगी का सबब बनी हो, लेकिन उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस पूरे बंगाल पर छा गई। कोई भी निष्पक्ष राजनीतिक विश्लेषक इसे नहीं झुठला सकता कि ममता ने अकेले अपने दम पर भाजपा का सामना किया। पीएम मोदी से लेकर भाजपा के तमाम दिग्गजों की कोई भी रणनीति ममता के तीसरे कार्यकाल में बाधा नहीं डाल सकी। हालांकि राज्य में भाजपा ने अपनी सीटों में भारी इजाफा किया। बंगाल में अब इसके 77 विधायक हो गए हैं। वहीं असम की विषम परिस्थितियों के बावजूद भाजपा राज्य की सत्ता बचाने में सफल रही, तो पुडुचेरी में भी उसका गठबंधन जीत गया। उधर वाम मोर्चे ने केरल की परंपरा को पलटकर सत्ता में वापसी की, तो दशक भर बाद द्रमुक तमिलनाडु की सत्ता में लौटी। अब इन सभी विजेताओं सहित शेष भारतीय राजनीतिक वर्ग को महामारी से मुकाबले की संपूर्ण प्रतिबद्धता प्रदर्शित करनी होगी। उनके पास गंवाने के लिए वक्त बिल्कुल नहीं है। यह अच्छा लगा कि अपने विजयी भाषणों में नेताओं ने महामारी से लड़ने को अपनी प्राथमिकता बताया। भारतीय राजनीतिक वर्ग के लिए यह ऐसा समय है कि वह जनता को यह संदेश दे कि महामारी जैसी बड़ी चुनौती से निपटने के लिए वे अपने मतभेद भुलाकर एकजुट होकर काम करने में सक्षम है। इस मिशन की मशाल प्रधानमंत्री मोदी को ही थामनी पड़ेगी, जो निर्विवाद रूप से देश की सबसे बड़ी राजनीतिक हस्ती हैं और लोगों पर उनका गहरा प्रभाव भी है। यदि प्रधानमंत्री कोई पहल करते हैं तो अन्य नेताओं की भी यह उतनी बड़ी जिम्मेदारी होगी कि वे उस पहल पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दें। स्टॉप।